ऑफ एसआर बोम्मई, और उसमें मैंने आपको बताया कि हाउ अल्टीमेटली द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नेचर, but obviously it is not as federal as the Constitution of America. But in this case, a lots of protection was given to the state governments against the misuse of power by the central government, which is given to them under Article 356. So now today we will move on to the other case, and the name of the case is State of West Bengal versus Union of India, AIR 1963 SC 1241. देखिए, जो लॉ होता है ना, लॉ बहुत सिंपल होता है, और आप इसको जितना सिंपल तरीके से समझेंगे उतनी सिंपल तरीके से उतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा. दैट्स व्हाई इन द बिगिनिंग आई डिस्कस सर्टेन फिलोसफीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लॉ प्रॉपरली. और उसमें मैंने एक फिलोसफी आपको बताई थी, द फिलोसफी ऑफ शेयरिंग एंड द फिलोसफी ऑफ गिविंग, विच इज द कोर फिलोसफी ऑफ द नेचर. जैसे ही आप राइट पे आओगे ड्यूटी को छोड़ करके, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इनवाइट अ कन्फ्लिक्ट. जैसे कल आप लोगों ने देखा होगा कि वियतनाम ने इंडिया से ब्रह्मोस मांगा, फिलीपींस मांग रहा है. क्या रीजन है? साउथ चाइना सी में द चाइना इज नॉट गोइंग टू अलाउ एनी ऑफ देम टू परफॉर्म देयर एनी काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी इन देयर रिस्पेक्टिव. जो उनका सी एरिया है उसमें भी वो इकोनॉमिक जोन जो है उसमें भी वो उनको एक्सप्लोर नहीं करने दे रहा है. और चाइना ने उनके जहाज को भी मार के गिरा दिया. एंड कॉन्टिन्यूसली द चाइना इज इन्वेडिंग इन देयर टेरिटरीज. सो देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ, जो मैंने आपको बताया था, it's a new kind of colonization. And we have seen that how China has firstly destroyed Pakistan, and now they are destroying, almost they have destroyed the economy of Sri Lanka. Sri Lanka का कल आपने देखा होगा, उनकी इतनी बुरी हालत कर दी बिकॉज नए जमाने में जो आपके बोरोवर्स होते हैं ना, जिनको सूदखोर कहते हैं, दैट इज बेसिकली चाइना. पहले वो आपको लोन देगा और उसके बाद दे विल क्रिएट अ ट्रैप फॉर यू. और चाइना के इस ट्रैप में श्रीलंका फंस चुका है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंपॉर्टेंट चीज होती है, इफ यू आर ओवर एम्बिशियस एंड यू आर मोर इंटरेस्टेड जस्ट इन प्रोटेक्टिंग योर राइट्स, देन दैट इज ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. ये मैंने आपको इतनी सारी चीजें क्यों बताई हैं, इसको थोड़ा सा समझने के लिए. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल दैट मोस्ट ऑफ द आंसर्स यू कैन रिसीव फ्रॉम द नेचर. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ यू गो and try to analyze the natural resources, the way the natural resources have been distributed across the globe, तो उसमें आपको एक खास चीज मिलेगी कि नेचर ने किसी को सब कुछ नहीं दिया है, सब में थोड़ा थोड़ा बांट दिया है. एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? द रिजल्ट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज वी ऑल आर बाउंड टू बी इंटरडिपेंडेंट. इसीलिए जब आप देखते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने आपको बताया कि 2 वर्ल्ड वॉर हुए, एंड द बेसिक रीजन ऑफ द 2 वर्ल्ड वॉर वाज द राइजिंग एम्बिशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज दैट इकोनॉमिकली वी शुड बी मोर एंड मोर पावरफुल. तो 2 वर्ल्ड वॉर तो इन्होंने करा दिए. फिर ये गैट लेकर के आए. गैट में इन्होंने क्या बोला? गैट में इन्होंने बोला कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट. तो इनका क्या था कि देयर इज इंटरडिपेंडेंसी ओवर अमंग ऑल द स्टेट्स. तो जो तुम्हारे पास है वो हमें दो, जो हमारे पास है हम तुमको देंगे. और उसमें क्या था कि द डेवलपिंग कंट्रीज बेसिकली देवर एग्रीकल्चर कंट्रीज, वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज नहीं थी, वो एग्रीकल्चर कंट्रीज थी. उनमें जैसे आपका क्या बोलते हैं इसको, हथकरघे का काम जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पर्टिकुलर टर्म इज यूज फॉर दैट, आई एम नॉट गेटिंग इट. एनीवेज, इस तरीके के काम को वो शेयर किया करती थी डेवलपिंग कंट्रीज से. तो उनका वहां पे क्या था? उनका ये था कि द डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू गिव एक्सेस टू देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन देयर मार्केट, और बल्कि वो क्या कर रही है, दे आर टेकिंग कंप्लीट एक्सेस इन द डेवलपिंग कंट्रीज, बट दे वांटेड टू गेट एक्सेस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन द डेवलप्ड कंट्रीज. तो धीरे धीरे जब आपका WTO आता है तो ये निगोशिएशन हो जाता है कि हम आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अपनी मार्केट खोल रहे हैं, और आप अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए पूरी की पूरी मार्केट हमारे लिए खोलोगे. सो वी ऑल आर अवेयर अबाउट वन थिंग, एंड दैट इज द how basically slowly because the developed countries were in the position to invest more in the industry, in the technology, and they started investing more in the developing countries, and subsequently the
the developing countries, they became they remained just at the receiving end. Receiving end का मतलब क्या होता है? You see that for a long time the Indian economy used to be considered as the third largest economy just on the basis of the consumer index. Consumer index का मतलब क्या है कि we are not making anything, we are not producing most of the things, but we are importing most of the things. So we are just a market for them. तो उनका सिंपल सा है कि उनके पास पॉपुलेशन नहीं है पर प्रोडक्ट है, हमारे पास पॉपुलेशन है पर प्रोडक्ट नहीं है, तो पॉपुलेशन हमारी और प्रोडक्ट उनका, और इन दिस वे दे started making money and they are making a huge amount of money. And one very recent example we can see, ये जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जैसे आपका Amazon है, इनका एनुअल का कितना जबरदस्त टर्नओवर है, इन्होंने लोकल बिजनेस को लगभग खत्म कर दिया. सो दे आर ऑब्वियसली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. बट above all, what is the important thing? The important thing is the interdependency of the states over each other. गल्फ कंट्रीज को अगर उन्होंने नेचर ने ऑयल दिया तो उनको बाकी चीजें नहीं दी हैं, बाकी चीजों के लिए दे आर डिपेंडेंट अपॉन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज. जो आपकी अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे इतनी ठंड पड़ती है कि वहां पे कुछ ही महीने जो है आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो. फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इट इज नॉट पॉसिबल. अफ्रीकन कंट्रीज में रेगिस्तान दे दिया, बहुत ज्यादा गर्मी दे दी, तो हर चीज को उन्होंने ऐसा किया कि द कंट्रीज विल रिमेन interdependent upon each other. But in सब के बीच में one land which is actually very much blessed, and that's why it was constantly invaded, that was the land of India. इंडिया की खास बात क्या है, इसको हम कभी रियलाइज नहीं करते कि हाउ मच ब्लेस्ड वी आर. 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे का रात होता है, तीनों इसमें ऋतुएं होती हैं. दिस इज वी हैव द लार्जेस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट फर्टाइल लैंड है हमारे यहाँ पे. साल भर में कभी भी खेत खाली नहीं रहते हैं, एक फसल होती है, कुछ कटती है, कुछ महीने बाद दूसरी फसल बोई जाती है. दूसरी बात यहाँ पे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंस में है, जंगल अबंडेंस में है, पहाड़ है, और नेचुरली द कंट्री इज सेफ. नॉर्दर्न पोर्शन पे आपका हिमालयन रेंज है और आपका 3 तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है. तो काफी समय तक यहाँ पे एंट्री का सिर्फ एकमात्र रास्ता था, एंड दैट वाज थ्रू हिंदू कुश पर्वत ऑफ अफगानिस्तान. तो जितना भी इन्वेजन आपका हुआ ये वहां से हुआ. बाद में सी रूट्स के साथ ब्रिटिशर्स आया, बट देयर मॉडल वाज एंटायरली डिफरेंट. सो इट वाज अ ब्लेस्ड लैंड. तो ब्लेस्ड लैंड होने का एक फायदा क्या होता है कि इफ यू आर अ prosperous country and there is no struggle for the survival, then in that circumstances intellectually definitely you are going to rise more. तो इसीलिए जब आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया में जो इतनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि यहाँ का जियोग्राफिकल टेरेन जो था वो आपके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देता था, एंड इट वाज नॉट हैपनिंग इन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और उसका रीजन ये था कि स्ट्रगल फॉर लाइफ, दैट वाज अ बिग स्ट्रगल फॉर देम. मतलब आप सरवाइव कर जाओ, यही बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज होता है इन द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड दैट्स व्हाई इंडिया कॉन्स्टेंटली द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपको बताती विच आई डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, कि वी वर द सेंटर ऑफ द प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज द सेंटर ऑफ द नॉलेज. यहाँ पे दोनों चीजें बहुत ज्यादा ग्रो करी. इसीलिए कोई भी कंट्री अगर आप उठा करके कंपेयर करो तो दिस इज द लैंड विच वॉज इन्वेडेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. और एक खास बात आपको और देखने को मिलेगी जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता, दुनिया में जितनी खोजें हुई हैं वो आपकी 16वीं से 20वीं 16वीं से भी नहीं 17वीं से लो है 20वीं शताब्दी के बीच में है. वो आइंस्टीन हो, वो न्यूटन हो, वो मैक्स प्लैंक हो, वो जो भी हो, वो इसी टाइम में आए हैं. तो आप एक खास चीज नोट करोगे कि फॉल ऑफ इंडिया जब हुआ उसके बाद ही आपका राइज ऑफ वेस्टर्न नॉलेज होता है. और इसमें एक बहुत बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो दारा शिकोह को जाता है, जिन्होंने यहाँ के लिटरेचर को पर्शिया तक पहुंचाया ट्रांसलेट करके, और पर्शिया से वो यूरोप तक पहुंचा. इसीलिए जब आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ते हो जो कि हमें पढ़ाई नहीं जाती, देन यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द ग्रेट थिंकर्स एंड साइंटिस्ट दे हैव एक्नॉलेज्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया. अब जब आप इंडिया में आ जाते हो तो इंडिया में एक चीज क्या खास बात है इंपॉर्टेंट, इंडिया को भी अगर आप देखोगे देन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इट इज नॉट लाइक दैट देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इनफैक्ट आप देखोगे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम वी यूज द टर्म बीमारू स्टेट फॉर सर्टेन स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार. ये बीमारू स्टेट के नाम से जाने जाते थे बिकॉज they were not the pace of the growth of development in these states were quite low. लेकिन सरप्राइजिंग चीज ये थी कि जो बीमारू स्टेट है वो नेचुरल रिसोर्सेज से ओवरफ्लडेड है,
और उसके बावजूद गरीब हैं, और जो दूसरे स्टेट्स, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स विच आर बेसिकली डूइंग वेरी गुड, वो नेचुरल रिसोर्स से कंपेयर करने पे उतने रिच नहीं थे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दीज स्टेट्स आर नॉट गोइंग टू शेयर देयर नेचुरल रिसोर्सेज विद रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द कंट्री, then in that circumstances it is extremely difficult to develop the entire nation in the form of the सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। मैंने आपको बताया था कि आप, जैसे मैंने आपसे कहा था, हमारे यहाँ तो वैसे ही मदर इंडिया बोली जाती है, भी हम पर्सोनिफाई करते हैं नेशन को, और इसीलिए नेशन की एक लीगल एंटिटी भी होती है। तो जब आप पर्सोनिफिकेशन नेशन का करते हो, तो सिमिलरली जैसे कि for a human being each and every part of the human body is very much important, similarly for any nation each and every state is very much important। तो अगर शरीर का कोई भी हिस्सा कमजोर है तो आप मजबूत नहीं महसूस करते, उसी तरीके से अगर देश का कोई भी स्टेट वीक होता है तो आप मजबूत महसूस नहीं करते हो। तो इसके लिए कि आप पूरे देश को एक तरीके से सिंगल इकोनॉमिक यूनिट में डेवलप कर सको, इसके लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन ये कैसे होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि द यूनियन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड स्टेट्स हैव कंट्रोल्ड ओवर देयर ओन टेरिटरी, और इनकी इस जमीन में स्टेट के ही नेचुरल रिसोर्सेज दबे हुए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि आफ्टर वंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट अमेंडमेंट which was related with the constitution, that was basically related with the land reforms। और अब मैंने आप लोग को बताया था कि how basically 31A, 31B and 9th schedule comes into the existence, and with the help of the 9th schedule and these article, different states implemented the concept of land reforms, and simultaneously they also abolished zamindari pratha। जमींदारों से स्टेट ने जमीन ले ली, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट दे कंपनसेटेड जमींदार्स। तो जमींदार्स को कंपनसेट किया, ये नहीं किया कि उनको मजदूर बना दे, उनको कंपनसेट किया और उनको कुछ लैंड भी दी, लैंड्स स्टेट के पास आ गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि वंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, हमने एक चीज देखी है कि व्हाट शुड बी द मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन Pandit Nehru and Mahatma Gandhi. And what is the difference? Pandit Nehru was in the favor of heavy industrialization, जबकि महात्मा गांधी जो हैं वो ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ग्राम स्वराज की बात करते हैं, जहां पे वो ये कहते हैं कि बेसिकली गांधी जी हैज फॉलोड द मॉडल विच वाज गिवन इन चाणक्य अर्थशास्त्र, या जो हमारा पुराना इंडिया का मॉडल था, या जिसको कि दीनदयाल उपाध्याय ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के नाम पे मेंशन किया। वहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गांव की जरूरतें गांव से पूरी हो, जब गांव अपनी जरूरतें अपने गांव से पूरी ना कर पाए, देन फ्रॉम द नेबरिंग विलेजेस से भी पूरी ना हो तो जिले से ना पूरी हो तो पड़ोसी जिलों से, फिर प्रदेश से ना हो तो देश से, और जब कहीं से भी ना हो देन यू विल स्टार्ट इंपोर्टिंग द थिंग्स। सो दैट वाज द बेसिक मॉडल ऑफ Mahatma Gandhi, but there was a sharp contrast between the opinion of Nehru ji, and Nehru ji was in the favor of the heavy industrialization। जब आप industrialization की बात करते हो, then for the sake of industrialization the countries are bound to be dependent upon one thing, and that is the natural resources। अब natural resources में क्या होता है, आपका मिनरल्स आ जाता है, natural resources में मिनरल आपके आ जाते हैं, लेकिन मिनरल्स क्या है, मिनरल्स स्टेट के कंट्रोल में है, क्योंकि जहां पे वो दबे हुए हैं उस पे स्टेट की मोनोपोली है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि इफ द स्टेट्स आर सेइंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू शेयर आवर मिनरल विद द सेंटर, then in that circumstances how the center will equitably distribute these natural resources among different states। क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है, इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री, एंड वी हैव सीन वेरी रिसेंटली, काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं, वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र या इन सर्दन साउदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, जहाँ पे नॉर्थ इंडियंस को लेकर के एक रेजिस्टेंस है कि नॉर्थ के लोग क्यों आते हैं, नॉर्थ के लोगों को नहीं आना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो है कि व्हाई द पीपल फ्रॉम दीज स्टेट्स माइग्रेट टू अदर स्टेट्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज unequal development of the entire nation। So from the less developed state or from the backward states, the people migrate in search of jobs to the developed state। So obviously that is going to put extra pressure on the resources, natural resources of these developed states। तो उनको लगता है बाहर से आकर के हमारा जो राइट है उसको ये कैप्चर करते हैं। और काफी लंबे समय तक इंडिया में एक ट्रेडिशन रहा
जिसको कि शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे। आपको मालूम है कि in budgets, when the central government present the budget, then in that circumstances they invite request from the respective state कि आपको कितना पैसा चाहिए, आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए। अब वो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द मनी, कुछ पैसा जाता है डेवलप्ड स्टेट्स को, कुछ पैसा जाता है अंडर डेवलप्ड स्टेट को। तो एक ट्रेंड फॉलो किया गया कि जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, दे वर रिसीविंग मोर मनी फ्रॉम द सेंटर, but because of the high level of corruption, the utilization of fund is not proper. तो पैसा भी सेंटर से ज्यादा लेते हैं और उस पर भी बैकवर्ड बने हैं। जो फॉरवर्ड स्टेट्स हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेल, the center is also supporting them, but because now they are forward, the level of the support from the center is reducing. तो जो perform कर रहा है, they are going to be punished, and those states which are not non-performers, they are receiving more grant from the central government. तो advantage किस में है for the corrupt, because corruption is a very prevailing problem in the India. So आपका फायदा किस में है कि आप non-performer रहो तो आपको center और पैसा देगा। But suddenly there is a change, and what is the change of this the present government? They have changed the entire thing. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि now we will share more revenue with the state governments, but in this case now the states will have to perform. तो उन्होंने बोला पैसा तो हम आपको दे देंगे, बट नाउ डोंट से दैट फॉर एवरीथिंग यू आर डिपेंडेंट अपॉन अस, यू जनरेट योर ओन रिसोर्सेज। सो मैनेजमेंट की एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं स्टिक एंड कैरेट थ्योरी या कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट नाउ अप्लाइंग ओवर द स्टेट्स। और उनका ये कहना है कि नेचुरल जो हमारा रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, वी आर गोइंग टू गिव यू मोर मनी, बट डोंट बी डिपेंडेंट अपॉन अस। इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल, we will help you, but if you are not performing, then we are going to punish with a stick. So if you are performing, then you will get a carrot, and if you are not performing, then you will get a stick. So in that circumstances, basically they are compelling state governments to perform. इसीलिए आप एक change देखोगे, और वो change क्या आता है, earlier there were few developed states, like आपने for the sake of example, the state of Maharashtra or the state of Gujarat, they used to organize summits like Vibrant Maharashtra या Vibrant Gujarat, and in those summits they used to invite international investors को invite क्यों करते थे कि come and invest in our state. We are going to provide you a very comfortable and conducive atmosphere where there will not be any kind of bureaucratic hurdles, no red tapeism. There is a good infrastructure we are going to provide you, and there is a good law and order condition. तो investor वहाँ हमारे यहाँ पे आते थे, यानी उनके यहाँ पे जाते थे, and they used to invest. But ये जो process अभी शुरू हुआ carrot and stick theory का, उसके बाद सडनली आप देखोगे कि देयर इज अ सी चेंज इन द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट स्टेट. ऑब्वियसली द पीपल आर आल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर डिमांडिंग, बट इवन द बैकवर्ड स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स, आपका बिहार, यूपी, दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग सेम काइंड ऑफ समिट. तो अब वो क्या करते हैं, आप वाइब्रेंट यूपी देखोगे, वाइब्रेंट झारखंड देखोगे, छत्तीसगढ़ देखोगे, दे आर performing on the same level. They are trying to perform at least on the same level, where they are going to invite investors. ये अब देखो आपका जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, तो इन्वेस्टर्स को आप इनवाइट करते हो और आप उनसे कहते हो कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर, सो यू शुड इन्वेस्ट हियर. तो पहले आप क्या देखते थे कि ओनली द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, he used to visit different countries, there they used to invite investors to invest in India. अब आप क्या ट्रेंड देख रहे हो कि स्टेट्स के मिनिस्टर्स जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, या चीफ मिनिस्टर जाते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारे स्टेट में इन्वेस्ट करो. सो दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वेयर द स्टेट्स आर गोइंग टू कॉम्पिटिट अमंग ईच अदर. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम इसमें क्या है कि सपोज ये मान लो कि कल को झारखंड कहता है, या उड़ीसा के पास बहुत ज्यादा कोल है, उड़ीसा ये कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माय कोल विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री, और हम इसको औने पौने दाम पे हम पड़ोसी को बेच देंगे, किसी और देश को बेच देंगे, पर हम इंडिया के किसी स्टेट को नहीं देंगे. देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, एंड दिस प्रॉब्लम वाज रियलाइज्ड बाय the first government of India, and that's why they decided to do one thing. और वो उन्होंने ये सोचा कि हम क्या करते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं.
तो नेचुरल रिसोर्सेज में बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनरल्स. सो फॉर दिस पर्पस इसके लिए पार्लियामेंट हैज पास्ड अ लेजिस्लेशन in the year 1957 which was basically related with acquisition of coal mines. तो इसका जो नाम था वो था the Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act 1957. And what was the purpose? The purpose was to acquire the coal bearing areas फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स. तो अलग अलग स्टेट में जो कोल बेयरिंग एरिया है, पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन बना दिया और बोला कि अब ये जो माइंस हैं ये हमारी होंगी. बट नाउ द स्टेट्स हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन. And what is the reason of the objection? States consider it as a direct encroachment of the center in the territory of the state. तो इस केस में state of West Bengal is the one affected party, but there are some other states also, and they have collectively filed a petition before the Supreme Court under Article 131, which is known as the original jurisdiction of the Supreme Court. So whenever there is a dispute where the parties are either on both sides there are a state, or one side there is a central government and another side one or more state, the Supreme Court exercise its power of original jurisdiction which is given to them under Article 131. तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन्होंने बोला कि सेंटर ये जो हमें फोर्स कर रहा है थ्रू द पासेज ऑफ दिस लेजिस्लेशन, बाय द पासिंग ऑफ दिस लेजिस्लेशन, दैट कंपल्सरली दे आर गोइंग टू एक्वायर द कोल माइंस, दैट इज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर इन आवर टेरिटरी एंड दैट इज इन द वायलेशन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज स्टेट्स आर सॉवरीन इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी. तो सेंटर ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन नहीं बना सकता. तो सेंटर ऐसा लेजिस्लेशन बना सकता है या नहीं बना सकता? हियर बेसिकली द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट of the parliament, that whether the parliament the legislation which has been passed by the parliament that is constitutionally valid or not. और ये किस पर डिपेंड करेगा? ये इस पर डिपेंड करेगा कि what kind of sovereignty states enjoy within the constitutional scheme of this country. तो states को obviously उनको कई लॉस हैं. पहला लॉस इनका ये है कि there is a direct loss of revenue, और दूसरा उनको लग रहा है कि आज ये कोल माइंस को एक्वायर कर रहे हैं, कल को पूरा का पूरा प्रदेश ने एक्वायर कर लें. दैट इज अनदर प्रॉब्लम. सो फॉर दैट पर्पस कलेक्टिवली दे मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131. अब इसमें जब ये सुप्रीम कोर्ट में मूव किए, सो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दे हैव रेज्ड डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू इश्यूज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंसिडरेशन. एक इशू इन्होंने ये उठाया कि states are also sovereign like union. Because the states are also sovereign like union, so their territorial sovereignty cannot be breached. इसको जो है ब्रीच नहीं किया जा सकता. दूसरा इन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 294 कैन नॉट बी डाइवर्टेड टू द यूनियन. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जब आर्टिकल 294 आप पढ़ते हो ना, तो 294 ये कहता है कि जितने भी एसेट्स होंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, वो सारी की सारी जो स्टेट की प्रॉपर्टी होगी वो इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट को चली जाएगी. यानी कि आपके पास लाइबिलिटी भी जाएगी, आपके पास एसेट्स भी जाएंगे, आपके पास ऑब्लिगेशन भी जाएंगे, सबकी सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके पास चली जाएगी. दूसरा इनका इंपॉर्टेंट क्या था कि जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें भी आपका प्रॉपर्टी के एक्विजिशन का क्लॉज था. मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें बेसिकली दैट वाज मोर फेडरल इन नेचर एंड द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स. तो इनका ये कहना है कि जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है विच इज बेसिकली द पेरेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, even in that government of India act, acquisition of property by the state was allowed, but that was on the basis of the negotiation. There was no right to the central government to compel provinces or to compel state to surrender their property in the favor of the union. ऐसा नहीं था. तो उनका क्या कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पेरेंट लेजिस्लेशन है वो जब इसकी बात करता है कि आप निगोशिएट तो कर सकते हो स्टेट्स को, लेकिन उनको कंपेल नहीं कर सकते. तो पार्लियामेंट, हाउ द पार्लियामेंट इज गोइंग टू कंपेल अस टू सरेंडर आवर कोल माइंस इन द फेवर ऑफ द सेंटर? सो दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट चीज ये था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्वायर दीज लैंड्स और दीज कोल माइंस ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री 42 लिस्ट 3.
So remember, list 3 is basically going to deal with the concurrent list. The concurrent list में you are very much aware that on the subject matter of the concurrent list, union and state both can legislate. So what will happen in this case? They are claiming that if the union can acquire the property of the state, then simultaneously state can also acquire the property of the center. तो हमारे राइट बराबर हैं. कॉन्ग्रेंट लिस्ट का मतलब ये नहीं कि सेंटर हैज अपर हैंड ओवर द स्टेट. इफ द सेंटर कैन एक्वायर देन वी कैन आल्सो एक्वायर. और एक इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ये था कि अंडर आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, व्हेन प्रॉपर्टी, आपको पता है कि 31 के थ्रू जो है सरकार ने जमीन को एक्वायर किया था. 31 के थ्रू जो है सरकार ने जमीनों को एक्वायर किया था, एंड एक्सचेंज ऑफ दैट दे यूज्ड टू गिव कंपनसेशन टू द जमींदार. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्शन? गिवन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल and corporation will be acquired for public purpose, state will compensate them, but such right is not available to the state, means union government is not going to provide proper compensation to the state governments. तो इनका मतलब क्या था कि जब जमींदारों से स्टेट के पास आई तो स्टेट ने जमींदारों को पैसा दिया, लेकिन जब ये सेंटर के पास जा रही है तो सेंटर हमें पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो या हमें एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं दे रहा है. तो ये क्या है? दिस इज समथिंग विच इज इन द वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द स्टेट. और लास्ट इनका ये था कि देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन which says that union may acquire state property. There is not even a single provision. 294 बात करता है कि all the property will be vested in the state, but there is no clause in the constitution which is expressly saying that the union may acquire the property of the state. और अगर कोई ऐसा express clause नहीं है, then it is very much clear that the union cannot acquire the property of the state. So basically, there is no legislative competence to the central, to the parliament in this case, and the legislation which has been passed by the parliament in this case, that is in the violation of the फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री. अब यहाँ पे एक चीज आप याद ये देखना कि अगर स्टेट्स जो हैं सेंटर के इंटेंशन पे ऑब्जेक्शन करते हैं, या वो ये कहते हैं कि नहीं सेंटर का जो लेजिस्लेशन है ना वो गलत है, तो हाउ यू विल जज द इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट. तो इसमें मैंने आपको चीज बताई थी कल एक कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. This is not an important thing. The important thing is that should be legally correct. But obviously politically motivated है, तो इस नाम पे तो सरकारें नहीं करती कोई भी काम कि our decision is politically motivated. Whatever they are going to do, they are going to give a proper justification. And once they are going to do something through a legislation, then in that circumstances, in that legislation, there would be a preamble clause. या ऑब्जेक्टिव क्लॉज इसको बोलते हैं, जिसमें कि वो बताते हैं कि फॉर व्हाट पर्पस दे आर गोइंग टू क्रिएट दिस लेजिस्लेशन. तो इसमें जरा आप देखिएगा कि what the preamble of this legislation says. The preamble says an act to establish in the economic interest of India greater public control over the coal mining industry and its development by providing for the acquisition of the state of unworked land containing or likely to contain coal deposits, or of rights in or over such land for the extinguishment or modification of such rights accruing by virtue of any agreement, lease, license or otherwise, and for matters connected therewith. तो यहाँ पे सरकार ने साफ साफ बोला कि फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री एंड इन द ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट, बेसिकली हम लोग जो है इन कोल माइंस को एक्वायर करेंगे. यहाँ पे जो टर्म इन्होंने स्टेट यूज किया, अगर आपके पास केस मटेरियल हो तो आप देखना, आई एम टॉकिंग अबाउट पैरा 14. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है हियर द मीनिंग ऑफ स्टेट मींस द यूनियन गवर्नमेंट. तो यहाँ पे थ्रू द प्रीएम्बल इट इज वेरी मच क्लियर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्वायर दीज कोल माइंस इन द larger public interest to develop the country as a single economic unit. अब जो ये ऑब्जेक्शन स्टेट ने लगाए हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि what are the main objections of the state. और इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपकी जानने वाली ये है कि इन्होंने फिर से वो सारी चीजें डिस्कस करी जिसको कि मैं डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ अगेन एंड अगेन, बिकॉज हियर अगेन द सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेड दैट देयर इज अ प्रॉपर मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन द Union of India, and it is not like a federation, pure federal constitution or pure federation where the union are where the states are going to enter into an agreement with the federal government, and
on certain terms and conditions they are going to surrender their sovereignty partially. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि there is an merger of the states in the Union of India, and because there is a merger on the basis of Article 3 also, we have already discussed, it is very much clear that the state cannot claim any kind of territorial sovereignty. तो state की कोई भी territorial sovereignty नहीं है. यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि टू मेक इंडिया अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, सर्टेन सब्जेक्ट मैटर, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने पे एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो दैट वी कॉपीड द फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देयर वाज ओनली टू लिस्ट, देयर वाज नथिंग लाइक कॉन्क्रेंट लिस्ट. एंड उस समय क्या था कि जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे आए, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस टू मेक इंडिया एज अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, सेवरल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द यूनियन लिस्ट और टू द कॉन्करेंट लिस्ट. अगर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो कॉन्करेंट लिस्ट में, और अगर पूरे देश के लिए सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है देन इन दैट केस इन द यूनियन लिस्ट. तो बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स को यूनियन लिस्ट में शामिल किया गया, जैसे आपका इंटर स्टेट ट्रेड होता है, हाईवेज होते हैं, रेलवेज होते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी यूनियन लिस्ट में आ गई. दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि स्टेट्स, कुछ चीजें तो मैंने डिस्कस करी हैं काफी, जो मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रही. इसमें दो आर्टिकल्स को मेंशन किया गया है, एंड दैट इज आर्टिकल 252 एंड 253. 252 I have already discussed, 249 I have already discussed, 254 I have already discussed. 249 ये कहता है राज्यसभा is going to pass a resolution with 2/3 majority and requesting parliament to pass a legislation in national interest on the subject matter which is mentioned in the state list. 252 जो होता है उसमें 2 or more states are going to request to the parliament to legislate over a particular subject matter which is important for all of them, and in that circumstances the parliament is going to legislate. 253 is again very much important, और ये important इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम लोग कुछ कुछ चीजें देखते हैं जो कि होती रहती हैं. तो जब आप लॉ पढ़ते हैं तो आपके लिए एक चीज और जानना जरूरी है कि जो चीजें जैसे पोर्ट्रे की जाती हैं हमेशा वो ऐसी होती नहीं है, उनके पीछे एक्चुअल में कुछ और कहानी चलती है. एंड इट इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज देयर आर अ फ्यू फोर्सेस व्हिच आर मोर पावरफुल एंड दे ऑलवेज ट्राई टू डिस्टेबलाइज द थिंग. So right now I am just going to talk about Article 253, which was discussed, which has been discussed in this case also. 253 ये कहता है कि Parliament has power, notwithstanding of anything contained in Article 246, for any part of India to implement any international treaty. तो जैसे जो आपको पता है कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं या जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं उसमें वो सेंटर के बीच में और किसी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और किसी और देश के बीच में मान लीजिए हो रहा है. देन इन जैसे फॉर द सेक ऑफ द एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू द एग्जांपल ऑफ कुडनाकुलम. आप में से कुछ लोगों को पता होगा इंडिया ने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट किया, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट एग्रीमेंट रशिया हैज टू एस्टैब्लिश अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया. तो इंडिया में कहाँ होगा, इसके लिए कुडनाकुलम विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु, दैट वाज पिक्ड अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अब इसमें एक ये चीज देखिएगा कि जब इंटरनेशनल ट्रीटी में सेंट्रल गवर्नमेंट जाती है ना तो तमिलनाडु से नहीं पूछेगी कि यहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएं कि ना लगाएं. In these types of cases, the central government has upper hand and they will decide that which part of the country they are going to pick for what purpose. तो कुडनाकुलम की जब आप बात करते हो तो उसमें आप लोगों को शायद पता होगा कि then the local people and some NGOs they started protesting क्योंकि उन्होंने बोला कि this is not this is not environment friendly, and sometimes if some nuclear leak is going to happen then that is going to be very disastrous. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करती है देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस स्टेट्स हैव नो से इन सच काइंड ऑफ ट्रीटीज. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग. इसीलिए आपने देखा होगा कि जब उसमें कुडनाकुलम के केस में काफी विरोध होने लगा, लोकल लोग और एनजीओ आने लगे, देन अ स्टेटमेंट वाज गिवन बाय देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह इन द पार्लियामेंट वेयर ही हैव एक्सेप्टेड इट
कि this entire protest is supported and funded by some foreign countries. Specifically, he has taken the name of specifically he has mentioned it that these NGOs are supported by from some foreign countries, और उसमें उनका इंडिकेशन जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत ये डील अमेरिका के साथ करे, पर ये डील भारत ने अमेरिका के साथ ना करके चूंकि रशिया के साथ करी, तो अमेरिका नहीं चाहता था कि वहां पे वो न्यूक्लियर प्लांट आए. So in these types of circumstances, they fund, obviously the funding is a very big problem to the NGOs, foreign funding. इसलिए आप देख रहे होंगे आजकल FCRA पे लगातार बात हो रही है कि जो फॉरेन फंडिंग आती है, many times these foreign fundings are made to create certain kind of disturbance in some or other part of the country, और इसमें huge amount of money involve होती है जो कि आपके FCRA के थ्रू NGOs को आती है या किसी और इस तरीके की अथॉरिटीज बॉडीज को जाती है और वहां से एक डिस्टर्बेंस किया जाता है. तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना था कि ये फंडिंग के थ्रू ये सारा का सारा प्रोटेस्ट या डिस्टर्बेंस कराया जा रहा है. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजें मेरे लिए बतानी जरूरी थी. पहले कि कैसी चीजें ऑपरेट होती हैं जो ग्राउंड पे दिखती हैं, एक्चुअल में उसके पीछे कभी क्या सच होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन द केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, पार्लियामेंट ऑलवेज और द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज हैव द अपर हैंड एंड स्टेट्स हैव नो फाइनल अथॉरिटी टू से एनीथिंग इन सच काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज. तो उनका कोई भी, इसीलिए आपने देखा होगा कि तीस्ता वाटर डिस्प्यूट को लेकर के when Mamata Banerjee said that she is not going to share the Teesta river water with Bangladesh, उन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे, हमें पानी की खुद क्राइसिस है, जबकि तीस्ता वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप, क्योंकि बांग्लादेश को तीस्ता का पानी जाता है. और जब ममता बनर्जी was the chief minister, who is the chief minister of West Bengal, when she said that she is not going to share the water of Teesta with Bangladesh, then Bangladesh has raised a very serious issue and then उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि हमारे बायलैटरल जो टाइज हैं वो कैसे चलेंगे if you are not going to release water which is basically allotted to us. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी जानने वाली है कि ये जो आपका फेडरल मॉडल चल रहा है, इसमें the resentment of a state in such kind of model, a statement or a decision of a particular state is going to affect your foreign policy. और आपको मालूम है कि इस समय जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनकी जो इंडिया के नेबरिंग स्टेट हैं, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो जबरदस्त है. वो इंडिया के पास आते हैं, अगर उनको इंडिया फेवरेबल चीज नहीं देता तो तुरंत चाइना के पास चले जाते हैं. और अभी हम लोगों ने खैर देखा कि श्रीलंका ने उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई है. पूरा डेट में चाइना ने श्रीलंका को डुबा दिया है. श्रीलंका की इकोनॉमी लगभग दिवालिया हो चुकी है. वी हैव आल्सो सीन द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, जिसको कि चाइना ने अपनी नई कॉलोनी बना दिया है. एंड नाउ चाइना इज आल्सो entering in Nepal. They are also entering in Bangladesh and they are also trying to enter in Bhutan. बांग्लादेश को भी अभी पाकिस्तान को उन्होंने एक अपनी नेवल शिप दिया है जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन लगे हुए हैं और उसको बोल रहा है कि आप उसको इंडियन ओशन में आप उसको लगाओ. सो बेसिकली वो इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, I am trying to tell you कि such types of things happens, but the problematic thing is if the chief minister of a particular state, in the interest of that state, if he is going to, or the decision of the chief minister is going to affect the national interest, that is something which is worrisome. And the same thing happened earlier in the case of the state of Tamil Nadu when Ms. J. Jayalalitha was the chief minister of Tamil Nadu. उस समय श्रीलंका में कॉमनवेल्थ समिट होने वाला था एंड देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वाज सपोज्ड टू विजिट श्रीलंका. बट उस समय बिकॉज आपको पता है कि तमिलनाडु का और श्रीलंका में एक लिट्टे को लेकर के पुराना विवाद रहा है, तमिलों को लेकर के डिस्प्यूट रहा है. देन चीफ मिनिस्टर जयललिता, शी क्लियरली वार्न टू द प्राइम मिनिस्टर दैट इफ यू आर गोइंग टू विजिट श्रीलंका, then in that circumstances she will rethink over her support to the central government, because there was the time of coalition government in the center. तो एक और उन्होंने आपका जो वेलिंगटन जहाँ पे अभी हमारे CDS विपिन रावत का प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ पे जो नेवल ऑफिसर चाइना के जो श्रीलंका के जो आर्मी ऑफिसर जो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको बोला गया कि आप 24 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाओगे और यहाँ पे वी कैन नॉट ट्रेन यू इन आवर ओन टेरिटरी. सो यू सी दैट हाउ द डिसीजन ऑफ अ पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर
और द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर इज अफेक्टिंग आवर फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि मनमोहन सिंह फिर वहां नहीं गए, इंस्टेड ऑफ हिम सम मिनिस्टर फ्रॉम द कैबिनेट ही विजिटेड श्रीलंका। बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि योर इंटरनेशनल रिलेशंस आर गोइंग टू बी अफेक्टेड on the behavior of the certain regional parties. That's why I was telling in the beginning that why the cooperation between the center and state is very much important, because these states are, they are more concerned about their local interests, but in the exchange of that, in many cases they are also geopolitizing the international bilateral agreements or international relationship of India with the rest of the countries. So I have given you these two example, but yes, Article 253 says that the this thing in implementing the international treaties, states have no final authority. तो अब यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि अच्छा, अब इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई, अब यहाँ पे इशू आता है इसको लेकर के जिसकी कि हम लोग बात कर रहे हैं, एंड दैट इज बेसिकली द लेजिस्लेशन विच हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड विच इज बेसिकली रिलेटेड विद द एक्विजिशन ऑफ द कोल बियरिंग एरियाज। अब यहाँ पे आपको मैंने एक तो आपको बताया एंट्री 42 लिस्ट 3 which is basically related with acquisition and requisition of property, which I have already discussed, जहाँ पे कि वेस्ट बंगाल ये कह रहा है कि अगर सेंटर हमारी लैंड को एक्वायर कर सकता है तो हम सेंटर की लैंड को एक्वायर क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज दिस एंट्री इज वेस्टेड इन द concurrent list. So that is entry 42 list 3. But there are two more entries which are very much important. The first is entry 52 of list 1. And the second one is the entry 54 of list 1. तो entry 52 list 1 जो है वो क्या कहती है, industries the control of which by the union is declared by parliament by law to be expedient in public interest. यानी public interest में किसी इंडस्ट्री को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू एक्वायर करती है, so that is the parliament can make such kind of legislation. Certain industries can be acquired by the center if the parliament is going to pass a legislation. That is entry 52 list 1. So this power is vested in the union government that they can do this. And the second entry is equally important and more important for this purposes, and that is entry 54 of list 1. And what entry 54 list 1 says? Regulation of mines and minerals development. तो रेगुलेशन ऑफ माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज जहां पे दबे हुए हैं उस माइंस को डेवलप करने का, उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो राइट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। जब आप लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वंस यू वांट टू चेक द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, फर्स्टली जस्ट गो एंड चेक द लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट को आप पढ़ो, और उसमें भी अगर सिर्फ आप स्टेट लिस्ट को पढ़ लेते हो and the subject matter is not mentioned or allotted to the state in the state list, then 100% union has authority. अगर वो union list में नहीं भी mentioned है, then to remember entry 97 list 1 read with article 248 gives residuary power to the central government or to the union government. तो वहां पे आप ये याद रखिएगा कि आप सिर्फ स्टेट लिस्ट में जाके देखो कि स्टेट के पास है कि नहीं। अगर स्टेट के पास नहीं है तो कॉन्करेंट में है तो दोनों बनाएंगे, और नहीं है अगर कॉन्करेंट में तो यूनियन तो 100% बनाएगा ही बनाएगा। बट हियर एक्सप्रेसली the regulation of mine and mineral development that is mentioned in entry 54 list 1 means it is in the domain of the union government. अब यहाँ पे सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक इशू यहाँ पे रेस किया है, which is very much important. The Supreme Court has mentioned few other entries of the union list, like entry 22 of list 1, which deals with railways, entry 23 of list 1, which deals with national highways. इसके अलावा आपके लाइट हाउस हो गए और पोर्ट्स हो गए, आपके जो पोर्ट्स बंदरगाह होते हैं ये हो गए एंट्री 27. दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकार, मान लीजिए रेलवे, आपको पता है कि रेलवे आपका यूनियन लिस्ट में आता है। अब सरकार को अगर पटरियां बिछानी है या हाईवे बनाना है और स्टेट कह दे कि हम आपको अपने यहाँ जमीन नहीं देंगे, तो फिर सरकार किसकी जमीन पे हाईवे बनाएगी या हाईवे कैसे बनाएगी? तो वन स्टेट कैन क्रिएट अ लॉट्स ऑफ हर्डल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर नेशन. Then in that circumstances, the economic integration of the entire country is next to be possible.
It is impossible. That's why the Supreme Court has held that if these entries are mentioned in list 1 which is a union list, तो अगर एंट्री हाईवे की बात करती है, रेलवे की बात करती है, वाटरवेज की बात करती है, एयरवेज की बात करती है, तो अगर ये अथॉरिटी यूनियन के पास है तो the union cannot perform its duties which are mentioned in list 1 unless and until they are in the position to acquire land in the respective state. So without acquisition, the development of airways, the development of the waterways, the development of the highways, the development of this railway is not possible. तो ये जो entries हैं ये clearly indicate करती हैं कि the union will be in the position to acquire the territory of the state in the national interest, उसमें से यूनियन लिस्ट से रिलेटेड वो कोई भी काम करे. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से ये बोला कि आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है दिस इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंट्रीज इट इज वेरी मच क्लियर कि अगर रेलवे के लिए, वाटरवेज के लिए, एयरवेज के लिए सेंटर जमीन को एक्वायर कर सकता है या फिर बिना एक्वायर किए वो अपने काम को नहीं कर सकता, then the same thing shall be applicable in the case of coal blocks also. तो कोल ब्लॉक्स के केस में भी सेम चीज होगी. तो ये जो लेजिस्लेशन है ये इसलिए वैलिड है बिकॉज थ्रू दिस लेजिस्लेशन द यूनियन गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट इज ट्राइंग टू इवॉल्व अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक यूनिटी ऑफ द एंटायर नेशन. तो यहाँ पे माइंस का जो एक्विजिशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है. और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज और बोली है जिसका कि एक ऑब्जेक्शन स्टेट्स ने उठाया था कि ये हमें कंपनसेट नहीं करेंगे. सेंटर ने अपने लेजिस्लेशन में जो पार्लियामेंट ने पास किया है that there it is expressly mentioned that they are going to compensate the state governments in the form of the royalty. तो स्टेट की ये बात कि उसके बदले में हमारा तो सब चला जाएगा, फिर हमारा क्या होगा, या आज वो they are going to acquire the coal mines, tomorrow they can acquire the entire territory of the state. The Supreme Court had said that this is a hypothetical situation कि पूरा state ही capture कर लेंगे. But yes, in this case here we are going to deal with the acquisition of the coal mines, and on the basis of the constitutional provision it is very much clear that the states have no territorial integrity, and simultaneously on the basis of the entries of union list and the concurrent list it is very much clear that the union can acquire coal mines, and in exchange of that the union is going to compensate states in the form of royalty. So this legislation which is basically dealing with the acquisition of the coal mining area, that is constitutionally वैलिड. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस लेजिस्लेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया, एंड दे हैव सेड दैट द स्टेट हैज लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू लेजिस्लेट ओवर दिस सब्जेक्ट मैटर. एक चीज और है जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि अभी जो आपका कोलगेट स्कैम हुआ था, कोलगेट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बात पूछी, और उन्होंने ये पूछा कि दीज माइंस विच आर सिचुएटेड इन द स्टेट, what is the stake of a state over these mines? मतलब स्टेट को क्या मिलता है? what is the stake which the central government is going to give to the state in exchange of acquiring these coal mines? तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, माइंस जैसे हो गए आपके, पानी को अभी नहीं किया गया है, बट जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका एक तरीके से नेशनलाइजेशन किया जा चुका है. और नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि the central government is the trustee of all these natural resources, so they will acquire it and they will use it, they will equitably distribute among all the states for their proper development. तो स्टेट की मोनोपोली, ताकि वो कोई हर्डल ना क्रिएट कर दें, वो खत्म कर दी गई है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. इसीलिए आप देखेंगे ट्रस्टी होने का मतलब, जो 2G कोलगेट स्कैम था आपका, वो क्या था? कोलगेट स्कैम बेसिकली ये था कि कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि सेंटर हैज नॉट इनवाइटेड कॉम्पिटिटिव बिडिंग. कॉम्पिटिटिव बिडिंग का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव बिडिंग का मतलब ये होता है कि ये अगर एक पेन है और इस पेन पे अगर इसको मान लिया जाए कि नेचुरल रिसोर्स है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं इस 10 रुपए की पेन को 1 रुपए में किसी को दे दूं. ये स्टेट, ये कंट्री की प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है, एंड आई एम ओनली अ ट्रस्टी ऑफ दिस प्रॉपर्टी. तो अगर इसकी वैल्यू 10 रुपए है और मैंने इसको 1 रुपए में बेच दिया, तो 9 रुपए का लॉस जो है मैंने कंट्री को कॉज किया.
The same thing happened in the case of Colgate scam also. The CAG is saying that the competitive bidding was not allowed और मनमाने तरीके से कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन किया गया। तो यहाँ पे 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, ऐसा कैग का अनुमान था, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग। यानी जिस सामान को आप 100 रुपए में बेच सकते थे उसको आपने 10 रुपए में बेचा, तो जो 90 रुपए का लॉस है वही 90 रुपए का घोटाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1,86,000 करोड़ का एक कोलगेट स्कैम है। और उसके बाद द मैटर वॉज ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जहां पे कंसर्न स्टेट्स भी जो है, कंसर्न स्टेट ने अपने अपने रिस्पॉन्स फाइल किए। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से the Supreme Court is going to ask a question that in the entire process of the allotment of the coal mines, what is the stake of the concerned state? क्योंकि यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक जो ऑब्जेक्शन है that has been raised by the Chief Minister of Orissa, Mr. Naveen Patnaik. We all know that he is a very popular CM और काफी लंबे समय से वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और अभी भी हैं। उन्होंने ये कहा कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और उस लेटर में मैंने बोला, क्योंकि ये जो कोल माइंस है इसमें एक बड़ा जो कोल माइंस का हिस्सा है वो आपके उड़ीसा में है। देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा इज राइटिंग अ लेटर to the central government, and in that letter he is requesting to the central government to allot certain coal mines to the local PSUs, कि आप उड़ीसा की PSU को कुछ कोल माइंस दे दो। But what has happened here in this case, instead of allotting those mines to the local PSUs, the mines were allotted to the PSUs of other states and to NTPC। और जिनको ये अलॉट किया गया था उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोल एक्सट्रैक्शन को लेकर के अच्छा नहीं था। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा का क्या ऑब्जेक्शन है कि अपने स्टेट में हम अपने ही PSUs को कोल एक्सट्रैक्शन का लाइसेंस नहीं दिलवा सकते। एंड इफ आई एम गोइंग टू रेकमेंड इट, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, और जिसको दिया दे वर लेस कॉम्पिटेंट। सो दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट इन द एंटायर प्रोसेस। सो हियर इन दिस केस द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिस्टर वाहनवटी उन्होंने इसका जवाब दिया और उन्होंने बोला कि the role of the state government is very much important, and what is the importance of the state government? State government क्या करती है कि जितने भी environment and forest clearances होंगे that will be made by the स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि अब तो खैर आपकी जियो सेंसिंग कर दी गई है, तो आपको सैटेलाइट से पता चल जाता है, इतने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स हैं कि आपका कहाँ कहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, तो आपकी कहाँ पे कोल है, कहाँ पे गोल्ड है, कहाँ पे वाटर है, हर चीज की मैपिंग की जा चुकी है। पहले आप लोगों को शायद एक चीज नहीं पता होगी, बिकॉज अमेरिका जैसी कंट्रीज ने काफी पहले सैटेलाइट बना लिया था, या चाइना ने भी, चाइना और ये जो आपकी 5 पावरफुल मेंबर्स हैं इनके पास सैटेलाइट्स थे, तो इन्होंने न केवल अपने देश की बट इंडिया जैसी कंट्रीज की मैपिंग करी थी, और हर उस एरिया को जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। इसीलिए माओइज्म जब आप देखोगे तो नॉर्मली आप उन स्टेट्स में देखोगे जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत रिच थे, क्योंकि इनकी अभी जैसे अभी आप नेपाल का इशू देखोगे तो नेपाल में सडनली आपने, अगर आप मॉनिटर अब करोगे, अगर आप नहीं अभी तक तो नहीं किया होगा, आप करना, नेपाल में कुछ साल पहले भूकंप आया था और अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उसमें बहुत लोग मारे गए थे। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु रीच्ड टू नेपाल फॉर द रेस्क्यू ऑफ द अफेक्टेड पीपुल। लेकिन आप इंडिया को छोड़ दो, दुनिया का कोई ऐसा बड़ा देश नहीं था जो नेपाल में बिना बुलाए रेस्क्यू के लिए ना आ गया। और चाइना पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, 50 कंट्री पहुंच गई वहां पर रेस्क्यू के लिए। इंडिया की तरफ से NDRF गई और वहां पे ये वहां के मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि वो ये कह रहे हैं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं तुम्हारी मदद की, इंडिया इज प्रोवाइडिंग अस ऑल सॉर्ट्स ऑफ सपोर्ट, आप यहां से जाओ। बट दे आर नॉट रेडी टू लीव बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द मैपिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन द स्टेट ऑफ नेपाल। नेपाल के बारे में आपको में से कुछ लोगों को पता होगा कि नेपाल में नेचुरल रिसोर्सेज जबरदस्त हैं, हिमालयन बेल्ट है, ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन पाई जाती हैं, और अभी उस पे ब्रिटेन ने पेटेंट करा लिया है। जो हमारे यहाँ वेदों में मेंशन था कि जिसको खा के आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होता, उसको वो खोज चुके हैं हिमालयन बेल्ट में, और उसको वो पेटेंट करा चुके हैं। उसकी क्रीम्स और गोलियां आने लगी हैं जो एजिंग, एंटी एजिंग के नाम से आती हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। नेपाल में आपका पानी, जो कि फ्यूचर में एक बड़ा क्राइसिस होने वाली है, द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस दैट क्राइसिस। नेपाल में पानी को लेकर के चाइना का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है,
और इसीलिए आप देखोगे कि चाइना ने वहां पे बीच में अपनी फेवरेबल गवर्नमेंट को बिठा करके नेपाल में इंट्रूजन करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट चाइना के कुछ पोर्शन पे नेपाल के कुछ पोर्शन पे चाइना ने कंट्रोल भी कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है, वहां गोल्ड माइंस बहुत जबरदस्त हैं। तो सडनली नेपाल जैसा छोटा सा स्टेट पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां भूकंप आने से क्या हो रहा है। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर in their economic interest. They are more bothered about their own economic interest. और वहां पे उन्होंने क्या बचाया क्या नहीं बचाया, बट जो आ गए तो जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए आप देखोगे कि इन एरियाज को कॉन्टिन्यूसली डिस्टर्ब किया जाता है। एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। शायद आप लोग को पता नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा हैं, जिनका अगर इंडिया एक्सट्रैक्शन करने लगे तो इंडिया अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। और इसीलिए फॉर अ लॉन्ग टाइम द टेररिज्म वाज सपोर्टेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जस्ट टू कीप नॉर्थ ईस्ट कंप्लीटली डिस्टेबलाइज। तो ये फॉरेन की जो बाहर के देश होते हैं इस तरीके की हरकतें करते हैं, हम लोगों को ये चीजें पता नहीं होती, बट ये चीजें होती हैं। जो जियो सेंसिंग करके अब तो ये चीजें पता चल गई हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें, बिकॉज इंडिया हैज डन अ वेरी ब्रिलियंट जॉब स्पेशली इन आपका जो स्पेस साइंस है उसमें तो जबरदस्त काम किया, और हम दूसरी कंट्रीज के सैटेलाइट को भी छोड़ते हैं, और इसीलिए इंडिया इज अ राइजिंग थ्रेट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जिस तरीके से आप चल रहा है, बिकॉज देयर इज अ recent developments in America where the people are saying that the democracy is dying in America। और उसके अलावा जो चाइना की, क्योंकि वहाँ की एवरग्रांड जो कंपनी है वो दिवालिया हो गई, तो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ चाइना इज आल्सो नॉट वेरी गुड। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं एंड अ न्यू इकोनॉमिक पावर इफ राइजिंग, तो वहां पे अलग अलग तरीके से उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि कोल बियरिंग्स को लेकर के इन्होंने बोला कि एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कराता है। तो इसका मतलब अगर जंगल में या कहीं पे पता चला कि यहाँ पे कोल माइन या कोई और नेचुरल रिसोर्सेज है, देन व्हाट वुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उसका डिफॉरेस्टेशन करना। इफ देयर आर सम पीपल रिजाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो जो डिस्प्लेस लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस वगैरह सब चीजें क्लियर करा करके उसको सेंटर को दे देना। और सेंटर क्या करेगी, उन कोल माइंस को डेवलप करती है। और डेवलप करने के साथ अब तो सारी चीजें मतलब प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उनका अपना रोल होता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, सेंटर गिव्स रॉयलिटी टू द स्टेट विच इज रिवाइज टाइम टू टाइम। तो इसके बदले में जैसे होता है ना कि हमारे स्टेट में माइंस है, तो हमें क्या मिल रहा है, सब चीजें तो सेंटर लेके जा रहा है। तो सेंटर जब आपकी माइंस को लेगा तो उसके अगेंस्ट में जितना भी कोल एक्सट्रैक्शन किया जाएगा या जिस भी नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, इन एक्सचेंज ऑफ दैट अंडर दिस एक्ट mines, because this is basically related with mines and minerals, the center will provide royalty to the state government। और इसका टाइम टू टाइम इसको रिवाइज किया जाता है। कई बार स्टेट्स कहते हैं कि इट शुड बी रिवाइज्ड आफ्टर एवरी 3 years, बट इसको लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि सेंटर ये मानने के लिए तैयार नहीं कि 3 साल में होता, बट इट इज ये रिवाइज की जाती रहती है। और अभी रिसेंटली 1855 करोड़ का कोल को लेकर के सिर्फ जो रॉयल्टी है वो सेंटर ने स्टेट ऑफ उड़ीसा को दी है। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हम एक नियो फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट एंड विच इज नॉट मेंशन्ड ऑब्वियसली इन योर केस मटेरियल, एंड दैट इज, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हो अगर आप चाहो, कि इन 2015 में द सेंट्रल गवर्नमेंट एंडेड द 41-year-old मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर माइनिंग। और इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने स्टेट को कुछ कोल एरियाज पे अप्रूवल दे दिया कि कुछ कोल एरियाज में आप कोल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। उनको कोल माइंस को अलॉट कर दिया, किस चीज के लिए, सो दैट द माइनिंग फॉर द कमर्शियल बेनिफिट ऑफ द स्टेट, और वो क्या कर सके, दे कुड प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ कोल टू द मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अदरवाइज क्या है कि आप अपनी मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, या मान लीजिए आपके यहाँ कोई पावर प्लांट चल रहा है, आप उसके लिए भी अगर सेंटर का मुंह देख रहे हो, देन बेसिकली दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दोज स्टेट्स। तो ये जो 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, उन्होंने बोल दिया कि अपनी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आपको हम कुछ कोल माइंस अलॉट करेंगे, ताकि आप जो है
अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सको। तो अभी जो 2014 के बाद ये जो मोदी गवर्नमेंट आई है, इनका एक मेजर शिफ्ट जो आया, जो मैंने अभी स्टिक एंड कैरेट थ्योरी के बारे में आपको बताया, दे वांट टू गिव मोर लिबर्टी टू द स्टेट एंड दे वांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि 40% रेवेन्यू हम आपको देंगे, बाकी नाउ यू विल हैव टू जनरेट योर ओन फंड्स। अब वो छोड़ दो कि इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग देन वी आर गोइंग टू गिव यू मोर, वी विल नॉट गिव यू एनीथिंग, यू विल हैव टू परफॉर्म। जितना हमें देना था हमने दे दिया। आपदा की स्थिति ऐसी कुछ आती है, व्हेन देयर इज अ नीड of the help of the central government, and definitely we are there, but ऐसा नहीं है कि you are not performing and you want everything from the central government, then this is not something which is going to be very much accepted by the central government. So this is a new kind of federalism where the states are receiving more, financial autonomy in comparison to the past experience. So this is a new kind of neo federalism. So this is all about today's lecture, State of West Bengal versus Union of India. If you have any question, then you may ask, and otherwise tomorrow we will discuss the next case of Ram Javaya Kapoor. So you may ask any question if you want to ask something. हाँ आयुष पूछो। मैम ये न्यू फेडरलिज्म क्या है?